बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबले हैं। 16 साल के तवील अरसे के बाद मुल्तान में कोई क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान खासी बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को पाकिस्तान ने 281 रन पर ऑल आउट किया और उसके बाद पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज पूरे दिन के खेल में 388 रन स्कोर हुए और 12 विकेटें गिरी। तो लगता यही है कि मुल्तान टेस्ट कहीं चौथे दिन ही अपने इख्तिताम को न पहुंचे, क्योंकि स्पिनर्स की विकेट थी। पहले ही सेशन से गेंद ने स्पिन होना शुरू किया, जिसका भरपूर फायदा उठाया 24 साला मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद ने, और अबरार अहमद ने 7 विकेटें 114 रन देकर हासिल की और इस तरह वो नजीर जूनियर और उसके अलावा जो तीसरे मोहम्मद जाहिद के बाद तीसरे फास्ट बॉलर बने कि जिन्होंने एक ही पहले टेस्ट मैच की एक इनिंग में 7 खिलाड़ियों को आउट किया। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम सारी चीजें, टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी अपने साथ शामिल करें। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आपको हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। आप उस नंबर पर कॉल करके शोएब मोहम्मद से और हमसे बात कर सकते हैं। इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, दिलचस्प सूरत हाल है कि पहले दिन आज 12 विकेटें गिरी हैं और स्पिन हो रही है गेंद और फास्ट बॉलर्स के लिए इतना मौके नहीं है। सिर्फ 1 विकेट 12 में से आज फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन ने हासिल की। शोएब, अगर हम बात करें, जिस तरह लगता यही है कि बाबर आजम की मर्जी के मुताबिक पिच तैयार की गई है। पिंडी टेस्ट में जब उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो क्यूरेटर को कहा था टर्निंग ट्रैक बनाए, लेकिन वो नहीं बन सका। लेकिन यहां लग रहा है पूरा क्रिकेट बोर्ड आ गया था पिच बनवाने के लिए। यूसुफ को आखिरी दिन वहां से भेजा गया मुल्तान से, नदीम खान वहां मौजूद थे, मोहम्मद वसीम वहां मौजूद थे, सारे लोग। पिच इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई, क्या कहेंगे आप ये इस पिच को? देखिए, एक रॉन्ग डिसीजन से आप देखें कि मैच कहां से कहां चला जाता है। पिछले मैच की बात कर रहा हूं कि जिस तरह जो विकेट बनानी चाहिए थी हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए वो उस तरह से बनाई ही नहीं गई। पिछला सबक याद नहीं किया जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप जिस एग्जाम में फेल हुए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब इनको समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। देखिए, जो पिच की कंडीशन जो होती है, टर्निंग ट्रैक का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हार्डनेस ना हो और इतनी हार्डनेस, इतना कम रोल होता है उसके अंदर, अंडर प्रिपेयर्ड विकेट जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से बॉल ग्रिप करता है और टर्न करता है। अभी जो पिच की कंडीशन है, अभी जिस तरह क्रैक थे पहले दिन से क्रैक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो अपने रन फ्लो के साथ खेलते गए। उन्होंने शॉट्स अपने अप्लाई भी किए और इसलिए उसका रीजन है, इसलिए कि पिछले मैच से जिस फोर्स से आ रहे थे वो उसी मोमेंटम, दे वेंट विद द फ्लो वाली बात है और वो अपने शॉट खेलते गए, विकेटें भी उसमें गिरती गई। लेकिन यह है कि फिर भी उन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग, उन्होंने अबरार को पहले बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए और मेरी तरफ से भी और पूरे पाकिस्तान की तरफ से रादर, कि उन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपने फर्स्ट गेम के अंदर दिखाई और पाकिस्तान को बहुत अच्छी पोजीशन में लेके आ गए। 281 उन्होंने फिर भी अंडर प्रिपेयर्ड विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने लास्ट बैटिंग करनी है, ये सोचे। हाँ। तो ये स्कोर फर्स्ट इनिंग्स की लीड इंपॉर्टेंट 281 रन जो है ये इस वक्त जो है ये समझ लें कि अराउंड 375 के करीब है नॉर्मल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन शोएब, आप देखें उन्होंने 39 चौके लगाए और उसके अलावा 4 छक्के लगाए। 281 में से 142 रन जो है वो थ्रू बाउंड्रीज उन्होंने स्कोर किए, आधे से ज्यादा। तो इससे आप उनके अग्रेशन का अंदाजा लगाएं। 5.4 का रन रेट लेकर वो चल रहे हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स अगरचे विकेटें उनकी गिरती रही लेकिन वो बॉप डाउन नहीं हुए। देखिए, उसका एक रीजन ये भी है कि एक वो चाहते हैं रिजल्ट, वो चाहते हैं गोइंग फॉर द किल, और उसका मतलब ये है कि उनको ये अंदाजा है कि हो सकता है कि यहाँ फॉगी कंडीशन, बैड लाइट, वो भी रोल प्ले शायद करेगा। तो गेम ऑफ प्ले जो 5 दिन के अंदर जो घंटे जो खेल का जो वक्त होगा वो कम होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने इस गेम को स्पीड अप ही किया शुरू से
और एक रीजनेबल अच्छा टोटल, पाकिस्तान ने भी एक रीजनेबल अच्छा वो प्लेटफॉर्म ले किया है, बाबर खेल रहे हैं, वो तमाम चीजें, लेकिन उस लिहाज से इनको अब बहुत ही पूरे मैच का समझ लें कि मोस्ट पिवटल टाइम पीरियड आ रहा है, जो कल का फर्स्ट सेशन होगा। आज जो पूरे दिन के खेल में 79.4 ओवर्स हुए, क्योंकि स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो आप अंदाजा लगाएं कि तेज ओवर हो रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से भी स्पिनर्स ने बॉलिंग की, उन्होंने भी जैक लीच को जल्दी लेकर आ गए। तो इस चीज को अगर हम सामने रखें कि स्पिनर्स जो है वो वाइटल रोल प्ले करेंगे, आप समझते हैं इंग्लैंड के पास वो क्लास के स्पिनर नहीं है। जैक लीच है, अगरचे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेटें विल जैक्स ने ली, लेकिन आप समझते हैं कि वो हमारे बैट्समैनों को ट्रबल कर सकेंगे? बाय द लुक ऑफ द पिच जो है इकबाल भाई, इसमें रिवर्स स्विंग का भी बहुत रोल प्ले होना है, और उनको पिछले मैच से बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। 9 विकेटें उनके फास्ट बॉलर ने ली, और पिछले मैच की जो पिच की कंडीशन थी, इससे वो ज्यादा बेहतर थी। इसमें जल्दी रफन अप होगा बॉल जो है, और उस पे इनका कमांड, स्पेशली एंडरसन और दूसरे भी जो बॉलर है वुड भी, ये एबिलिटी बड़ी अच्छी रखते हैं। तो इनका जो गेम प्लान है वो सिर्फ एक लीच या जैक्स के ऊपर नहीं होगा। दे आर गोना गो ऑल आउट विद ऑल फोर बॉलर। जब वो फास्टर बॉलर आएंगे तो रिवर्स स्विंग के ऊपर हमारे बैट्समैनों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मैच की डायरेक्शन जो है ये कल सुबह का फर्स्ट सेशन बता देगा। अच्छा, आज शोएब उन्होंने 2 ओवर सिर्फ करवाए अपने फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन से, और उन्होंने मार्क वुड से 4 ओवर्स कराए। उन्होंने देख लिया कि अभी चूंकि पहली इनिंग्स है पाकिस्तान की, बाद में ये दोनों बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह आपने कहा। लेकिन ये बताइए कि आज पाकिस्तान ने जो बाउंड्री थी वो 75 गज के बजाय 80 गज की कर दी, अपने स्पिनर्स को एडवांटेज देने के लिए, क्योंकि वो लोग अग्रेसिव अंदाज से खेलते हैं, निकल कर मारते हैं। अगर बाउंड्री छोटी होगी तो उनको एडवांटेज होगा। इसकी क्या रीजन आप समझते हैं? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, यही रीजन है। स्पिनर ने ज्यादा बॉलिंग करनी है, ये अंडरस्टूड चीज है, और उसमें जब वो, और उनका भी स्टाइल ऑफ प्ले पीछे मैचेस में देखते हुए आया है पाकिस्तान, कि ये हवा में भी खेलते हैं उठा के, और बाउंड्रीज स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो बाउंड्री 5 कदम का, बाज दफा 5 गज का एक रीजनेबल डिस्टेंस होता है, जहां बाज दफा तो इंचेस का फर्क होता है, यहाँ तो फिर 5 गज है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के ये फेवर में, जितने जो हार्ड हिटिंग टीमें आज, पहले जैसे वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आती थी लंबी, तो 85-90 गज तक की भी बाउंड्री हमने रखी टेस्ट मैचेस के अंदर, कि उनके बड़े हिट जो हैं वो हमारे जैसे कादिर भाई किया करते थे, तो उनको आउट क्या कर लिया करते थे बाउंड्री के ऊपर। अब शोएब, अगर इस टेस्ट मैच में हम देखें, उन्होंने 281 तो तेज किए 5.4 के एवरेज से, लेकिन पाकिस्तान ने जो कम बैक किया 51 for 2 से, बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, और उसके साथ सऊद शकील है, बड़ा कॉम्पैक्ट बैट्समैन है। क्या कहेंगे अब पाकिस्तान? और इस पे पहले मैं बाद में बात करूंगा, पहले ये बताएं कि अगर आज अजहर अली को ड्रॉप किया इन्होंने, तो आप नहीं समझते कि शान मसूद का चांस बनता था? मेरा तो ख्याल है कि पिछले टेस्ट मैच में बनता था, इसी के जिस मोमेंटम के साथ इतना जबरदस्त बैटिंग करते हुए वहां से आए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्रिकेट में भी, और वो ये नहीं है कि सिर्फ T20 के प्लेयर हैं, वो पहले 4-डे क्रिकेट, 5-डे क्रिकेट के ज्यादा स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, माने जाते रहे हैं, और फिर उनकी अच्छी बैटिंग की वजह से उनको T20 के अंदर डाला गया था, इसलिए कि उन्होंने PSL में बहुत अच्छी बैटिंग की। और जो एक क्लास एक्ट प्लेयर होता है जो बॉल को यूज करता है, गैप्स को, टेस्ट मैच में ऑटोमेटिक चॉइस बनती है। लेकिन तो मैं समझता हूँ कि पिछले टेस्ट में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हुई उसको, और अब तो खेलना चाहिए था कि अब अगर देखें अजहर अली को ड्रॉप तो किया उन्होंने, लेकिन उसमें एक एडिड एडवांटेज ये कि 2 लेग स्पिनर्स हैं हमारी टीम के अंदर, तो वो नवाज को मेरा अंदाजा हो रहा है, कोई विकेट नहीं ली, विकेट तो नहीं ली, लेकिन एक वैरायटी पाकिस्तान के पास लाने के लिए उनको रखा गया। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे अबरार अहमद के हवाले से, कि निरिंदा हरमादी ने जब अपना डेब्यू किया था तो उन्होंने 8 विकेटें ली थी, मुझे याद है। लेग स्पिनर चश्मा लगाते थे, और अबरार अहमद भी चश्मा लगाते, और डैनियल विटोरी भी चश्मा लगाते थे, बेशुमार स्पिनर्स, और सबसे बढ़कर दिलीप दोषी भी चश्मा लगाते थे, जिसको जावेद मियादाद ने छक्का मारा था। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद के हवाले से, जिनको डेब्यू तो नहीं कराया गया रावलपिंडी में, लेकिन यहां डेब्यू कराया गया। आपको एक स्लाइड दिखाते हैं कि नरेंद्र हिरवानी, जिन्होंने अपने डेब्यू में ही 8 विकेटें हासिल की। मैं जो चश्मे वाले क्रिकेटर्स का जिक्र कर रहा था कि नरेंद्र हिरवानी का अगर आप स्लाइड देखें तो नरेंद्र हिरवानी ने अपने टेस्ट डेब्यू में ही 8 विकेटें हासिल की, और कई बॉलर, जॉन लीवर भी इंग्लैंड के अपने वो आउट कर चुके हैं 7 खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू में, और भी दुनिया के कई खिलाड़ी थे कि जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर आप नजर डालें, एल्फ्रेड वैलेंटाइन, ये तो इनके जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर थे, इन्होंने 8 विकेटें ली और नरेंद्र हिरवानी ने 8 विकेटें ली। उसके अलावा जॉन लीवर, इंग्लैंड के, जिन पर इल्जाम लगा था कि वो वैसलीन लगा के बॉलिंग करते थे, उन्होंने इंडिया में वैसलीन लगा के बॉलिंग की, उन्होंने 7 विकेटें ली। और उसके अलावा जॉनसन ने 7 विकेटें ली, अबरार अहमद ने 7 विकेटें ली, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि किस मुल्क के बॉलर थे और किसके खिलाफ ली। बहरहाल ये आपने चार्ट देखा। शोएब, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कि डेब्यू पे टेस्ट विकेटें लेने, अबरार अहमद, मैंने बताया कि कराची में उन्होंने क्रिकेट शुरू की, 2 साल हुए उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके, पीएसएल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और जिस तरह से वो मिस्ट्री बॉल करते हैं, आज आपने देखा होगा कि उन्होंने पहली गुगली पे जो बॉल मारा 5वीं गेंद पर, पहले ही ओवर अपना टेस्ट क्रिकेट में, कैसे देखते हैं इनको, अबरार को? देखिए, बिल्कुल ही बैफल कर दिया उनको। दे हैड नो आंसर अगेंस्ट अबरार अहमद बॉलिंग, और बहुत बड़े बड़े गैप के साथ। इसका मतलब ये कि वो समझ कुछ रहे थे और गेंद कुछ और हुई। तो ये बड़ा अल्लाह ने उनके हाथ में ट्रिक ऑफ हिज स्लीव रखा, और नेचुरली पहला मैच है, उनको देखा हुआ नहीं है कि क्या वेराइटीज है ना। अब वो उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, उनकी मैनेजमेंट थिंक टैंक्स, और फिर उसके ऊपर आई एम श्योर दे गोना कम आउट विद सम आंसर्स। लेकिन ये कि जब तक ये मैच हो सकता है कि पाकिस्तान को ये अबरार की बॉलिंग की वजह से और फायदा पहुंचाएं वो, लेकिन आई एम श्योर, लेकिन बात ये है कि हर मैच 1700 रन का नहीं होता। वो एक ही टॉप गियर में बाज़ दफा आपको चेंज करना पड़ता है। तो आई एम श्योर उसके ऊपर जो अच्छे जैसे रूट टाइप के जो बैट्समैन हैं वो शुरू में आउट तो हो गए, लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो गलती डेफिनेटली अपनी एनालाइज करेंगे जब ये इनकी रिव्यूज वगैरह टाइम एंड अगेन देखते रहेंगे, तो दे विल हैव सम बेटर ऑप्शंस टू प्ले अबरार। इस तरह का मिस्ट्री बॉलर एक श्रीलंका का आया था, अजांता मेंडिस, वो भी दोनों तरफ कैरम बॉल करता था। फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन आए, वो कैरम बॉल के अलावा दीगर बॉलें भी करते हैं, और अबरार अहमद आए। आप समझते हैं कि इस तरह का जो एक तो टेप बॉल में होती है ना कि फिंगर से बॉलिंग करना, और हार्ड बॉल में बॉलिंग करना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा, इसलिए कि उसको प्रेस करना पड़ता है मिडिल फिंगर से इधर और इधर करने के लिए। हर कोई कर ही नहीं सकता वो, अगर आप डिस्टेंस भी कम कर दें तो भी शायद वो ना कर सके। तो 22 यार्ड्स पे करेक्ट लेंथ और लाइन पे एवरी नाउ एंड देन गेन करना बहुत ज्यादा। टेप बॉल इसीलिए वो होता है कि वो प्रेस कर लेते हैं, इससे कि टेप बॉल के अंदर हवा, टेनिस बॉल होती है, दब जाती है आपकी फिंगर्स के अंदर, बहुत जान होनी चाहिए। तो ये बहुत आर्ट मुश्किल है, और बहुत कम दुनिया के बॉलर इसको मास्टर कर सकते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं, एनालिस्ट उनका, क्योंकि उनके पास वीडियो थी नहीं, 2 साल से ये फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। मैं आज कमेंट्री सुन रहा था डेविड गावर की, नासिर हुसैन की, कि उनके पास कोई एनालिस्ट के पास वीडियो नहीं थी, तो अब वो डेफिनेटली उनकी बॉलिंग पर वर्कआउट करेंगे, क्या समझते हैं? बिल्कुल, हर टीमें आजकल ये करती हैं, और उसके ऊपर डेफिनेटली वर्किंग अभी भी हो रही होगी। मैं तो ये समझता हूँ उनका वो बंदा जो है कंप्यूटर पे बैठा होगा कि ये कौन सी नंबर, बाज दफा क्या होता है, एक सर्टेन नंबर की आखिरी 2 बॉलों में गुगली करने की आदत सी होती है, या जैसे फास्टर बॉलर की यॉर्कर की होती है कि पहला बॉल जो है वो बाउंसर जैसे बाज दफा किया करते थे। रिचर्ड हेडले हमेशा नए स्पेल का पहला बॉल हमेशा स्लोअर वन करते थे। तो ये आपको विद टाइम ये चीजें सीखनी होती हैं, और आप जितना जल्दी सीखें उतना जल्दी
वो आपको कामयाबी दे सकते हैं। अच्छा शोएब, इंग्लैंड का जो माइंड सेट है कि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, आप क्या समझते हैं? जैसे आज बेन डकेट ने बड़ी जबरदस्त जारहाना बैटिंग की, वो वनडे या T20 स्टाइल पे कहते हैं। रमीज राजा कहते हैं कि जो वो तो वनडे की टीम ले आए थे, वो तो कहते हैं ना 49 गेंदों पर आज 63 रन बनाए बेन डकेट ने, और इस तरह से 61 गेंदों पर 60 रन बनाए ऑली पॉप ने। वो बिल्कुल उनका स्टाइल ऑफ प्ले फियरलेस है। आप क्या कहेंगे, ये नुकसानदेह भी हो सकता है, ये टीम के हक में सूदमंद साबित हो सकता है? ये पहली बात तो ये है कि अगर वो T20 की टीम ले आए तो आप T10 खिला देते। हाँ। T10 की टीम बना के खिला तो हमारे प्लेयर ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस तरह की चीजें जो इतना ज्यादा फास्ट, उस जगहों के ऊपर ये लोग अक्सर कामयाब होंगे जहां विकेट की कंडीशन जो है वो इस तरह इनको अलाउ कर रही होगी। जैसे पिंडी का ट्रैक था, वो अलाउ कर रहा था उनको, स्ट्रोक ऑफ प्ले जो है वो अलाउ कर रहा था, कहीं भी विल एंड डिजायर पे आप मार सकते थे। तो अब हर कंडीशन जो थोड़ा जहां बाउंसर ट्रैक होगा, जहां सीम ट्रैक होगा, तो फिर आप बॉल ढूंढने लग जाते हैं रादर देन अटैक करने का। अटैक करने में लेंथ लाइन खराब होती है बॉलर की, एक प्लॉय है बैट्समैन का, ये अप्लाई कर सकता है, लेकिन 1 से लेके 100 रन तक ये अप्लॉय नहीं काम करता। ठीक है, इसी दिन जरूर कर जाएगा, इट वुड बी वो एक, लेकिन आज एक दिन होगा। आज शोएब वो स्ट्रेटेजी बनाकर आए थे कि लेग स्पिनर को रिवर्स स्वीप जरूर खेलना है। उन्होंने आती, जैसे ऑली पॉप आते ही उसने पहला गेंद रिवर्स स्वीप पे खेला और चौका हासिल किया, और उसपे वो LBW भी उनके कुछ प्लेज आउट हुए रिवर्स स्वीप खेलते हुए। तो आप क्या समझते हैं? हाँ, आप क्या समझते हैं कि ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कि लेग स्पिनर को चढ़ने नहीं देना, ऊपर हावी नहीं होने देना? बिल्कुल यही होता है कि इंग्लैंड की टीम, जैसे लॉर्ड्स पे हम खेल रहे थे तो कादिर भाई को उन्होंने स्वीप, बस जो बॉल आए वो स्वीप। तो अब उससे बॉलर डिस्टर्ब होता है, उससे बॉलर की लेंथ और लाइन के ये यार स्वीप ना कर दे तो चलो मैं ऑफ स्टंप से इसको ले गेंद करता हूँ, तो वहां से फिर आसान हो जाता है यूं खेलना। तो यहाँ से यूं अगर आपने रोका इस बॉल को तो यहाँ और यहाँ फील्डर खड़े हुए। तो इसी तरह ये इनके अब आजकल इसे कि T20 क्रिकेट हर कोई इतना खेल रहा है, प्रैक्टिस भी करता है, तो रिवर्स स्वीप से ये होता है। लेकिन पिछले मैच में बड़ा रूट बच गए थे, आप याद करें। हाँ। कि लेफ्ट हैंड उन्होंने बैटिंग की, स्टांस भी वही लिया और वही शॉट खेला, और शायद पता नहीं हारिस रऊफ से कौन से वहां कैच नहीं हो सका था। हाँ। मिड शॉट मिड विकेट। बिल्कुल। अच्छा शोएब, ये आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे फास्ट बॉलर्स अनफिट हुए जा रहे हैं। पहले शाहीन शाह अफरीदी हुए, फिर उसके बाद हारिस रऊफ कहते हैं कि उनका पैर गेंद पर आ गया, उसके वजह से वो अनफिट हो गए। अब नसीम शाह, उनका दायां बाजू जो है वो प्रॉब्लम में है। तो आप क्या समझते हैं, इनकी फिटनेस खिलाड़ियों की अपनी जिम्मेदारी है फास्ट बॉलर की, या अचानक अगर अनफिट हो जाए ड्यूरिंग द गेम तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, अगर 100 मीटर वाला एथलीट को आप 400 की ड्रिल्स कराते रहें और टाइम एंड अगेन उसको रेस्ट टाइम पीरियड नहीं देंगे तो ही इज गोना ब्रेक डाउन। कोई इट्स एंड बट्स नहीं है इसके अंदर। सही, वो बॉडी ने एक टाइम पे क्रैक डाउन हो जाना है, बैठ जानी है बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी जिम्मेदारी तो है, लेकिन आप उसको इतने यूटिलाइज करें, ट्रेनिंग और वो तमाम चीजें इतनी ज्यादा करा रहे हैं और फिर उसको रेस्ट टाइम बॉडी का नहीं मिल रहा। ही हैज नॉट बीन ब्रॉट अप इन दैट अ मैनर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ये समझने वाली बात। तो जब आप वो तैयारी उसकी बचपन से लेके वहां तक नहीं हुई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आ तो गया, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन वो 4 ओवर कर रहा है। अब जहां उससे 4 ओवर से ज्यादा की बार बार हर दिन 4 ओवर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो बॉडी तो देखे होनी है ना। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से ये भी पूछेंगे, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि T20 क्रिकेट में तो 4 ओवर्स करने होते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में लंबी बॉलिंग करनी होती है। फास्ट बॉलर्स को कैसे उनको जो है उनका लोड मैनेज किया जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें किस तरीके से उसको 25 टेस्ट, 32 वनडे और 47 T20 खिला दिए गए अप्रैल 2018 से, और अब वो अनफिट है। फिर हारिस रऊफ को भी मुसलसल खिला रहे थे, अब टेस्ट खेले। नसीम शाह जब से वापस आए हैं वो वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी, टेस्ट भी खेल रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ खुशामदीद। आज पहला दिन था मुल्तान टेस्ट का और उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और शोएब मोहम्मद ने ब्रेक पर जाने से कबल एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारे फास्ट बॉलर्स के अनफिट होने की बुनियादी वजह क्या है। एक तो उनको मुसलसल क्रिकेट खिलाई जा रही है, दूसरे 4 ओवर्स की जो T20 की बॉलिंग है उसके बरक्स अगर टेस्ट क्रिकेट में लंबी बॉलिंग करना पड़े तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है। शोएब, इसके लिए लोड मैनेजमेंट करना किसका काम है? टीम मैनेजमेंट का काम है कि उनका लोड मैनेज किया जाए, और फास्ट बॉलर्स को खुद भी ये सोचना चाहिए, दोनों का काम है। फास्ट बॉलर तो देखें खेलना चाहेगा, वेरी मच विलिंग टू प्ले। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर आपने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे दिया कि मुझे ये छोटी सी निगल है या ये है, मैं वो हमेशा पाकिस्तान में ये होता रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, कि वो बात को एक्सपोज नहीं करते हैं कि भाई इसलिए कि यहाँ की कोई ना पीसीबी की कोई पॉलिसी है, ना कोई मैनेजमेंट, इसे कि आज कोई हेड और है, कल कोई और है, तो इतने चेंजेस लड़के खुद भी नहीं कुछ बताते, तो वो अवॉइड करते हैं कि हमारी छुट्टी ही ना हो जाए, तो इसलिए खेलते रहते। इस पे हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मुल्तान से मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जो इस मुल्तान टेस्ट को कवर कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल। सबसे पहले तो ये बताइए कि मौसम की क्या सूरत हाल है? फॉग वगैरह के चांसेस हैं? जिस तरह आज इंग्लैंड ने बैटिंग की, उनका वो स्टाइल वही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उम्मीद है कि मैच जो है उसमें कोई खलल पैदा नहीं होगा? इकबाल, 2 दिन पहले यहाँ मौसम जो था वो थोड़ा सा फॉगी था, लेकिन जो कल गुजरा मैच से 1 दिन पहले तो बिल्कुल नॉर्मल वेदर था। और आज भी आप देखेंगे तकरीबन 4:45 बजे तक खेल हुआ है और सुबह भी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो अब मौसम में काफी बेहतरी आ गई। बल्कि आज सुबह 6 बजे के करीब जो सवेर की अजानों के बाद रोशनी निकलना शुरू हुई तो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल वेदर था। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस टेस्ट मैच में चूंकि पाकिस्तान को आखिरी इनिंग्स खेलना है, तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान कितनी लीड लेता है या फिर इंग्लैंड कितना पाकिस्तान को टारगेट देता है। क्योंकि जिस तरह पिच बिहेव कर रही है, अभी तो बाबर आजम और साउथ शकील की अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई है, तकरीबन 56 रन की पार्टनरशिप हो गई है। लेकिन अभी चूंकि 174 रन है, कल अगर सुबह आती एक आध विकेट गिर गई तो फिर इंग्लैंड डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लीड ले, ताकि फिर इंग्लैंड दूसरी इनिंग में इतना टारगेट ना दे सके जो पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किल में डाल। अच्छा, हमारे साथ शोएब मोहम्मद भी मौजूद है। माजिद भट्टी, इन्होंने ये कहा कि चौथी इनिंग्स अगर पाकिस्तान को खेलनी है तो उनके फास्ट बॉलर जो है रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने उनके जो फास्ट बॉलर्स थे वो उन्होंने रावलपिंडी टेस्ट में, आपको याद होगा माजिद भट्टी साहब के, उन्होंने 9 विकेटें ली सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की, 4 ऑली रॉबिन्सन की, 4 जिमी एंडरसन की, 1 जो है बेन स्टोक्स की। तो आप समझते हैं चौथी इनिंग्स में रिवर्स स्विंग भी अपना रोल प्ले कर सकता है, जिसका एडवांटेज इंग्लैंड को मिल सकता है? जैसे चौथी इनिंग्स से पहले अभी भी पहली इनिंग्स के 8 विकेटें बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ फास्ट बॉलर इंग्लैंड के रिवर्स स्विंग से कुछ न कुछ मुश्किल जरूर डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो पिच बनाई गई है, इसके अतराफ का जो स्क्वायर है उस पर भी घास नहीं है। तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी रफ होगा तो इंग्लैंड के बॉलर को खासतौर पर बारकोट को अगर आप देखें तो आज 150 की स्पीड से गेंद करवा रहे थे। तो अगर उन्होंने रिवर्स स्विंग हासिल करने की कोशिश की और उन्हें रिवर्स स्विंग मिल गया तो यकीनी तौर पर फिर पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो स्पिनर्स तो उनको मुश्किल में डाल ही सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग भी मुश्किल डाल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है माजिद भट्टी साहब के, अबरार अहमद ने आज बड़ा ड्रीम डेब्यू किया। राशिद लतीफ एकेडमी कराची में वो ट्रेनिंग करते रहे हैं और सिर्फ 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। उनको मिस्ट्री बॉलर कहा जा रहा है। आपको याद होगा, आप तो एक तवील अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, अजांता मेंडिस भी आए थे, एक फिर रविचंद्रन अश्विन भी आए। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का उन्होंने डेब्यू किया वो तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्या गैर मुल्की टीमें इन पर वर्कआउट करेंगी अब इस कारकर्दगी को देखते हुए? देखिए, मेरी तो यही दुआ है कि इसका कैरियर लंबा हो और ये ज्यादा से ज्यादा विकेटें हासिल करे। लेकिन वो जो 13 बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू पर 5 या ज्यादा विकेटें हासिल की हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी का कैरियर को बहुत ज्यादा लंबा कैरियर हो। सबके कैरियर आप देखें कि शायद तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो एक आध बॉलर ही है जो 50
विकेट लेने वाले, वरना 5 विकेट उन्होंने कैरियर के स्टार्ट में बोली, लेकिन उसके बाद वो फिर गुमनामी में चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में फॉरेन टीमें, क्योंकि आजकल एनालिस्ट का दौर है, वो पूरा होमवर्क करके आते हैं, ये पिच की कंडीशन उसके लिए आइडियल थी, इसलिए उन्होंने मुश्किल डाली। लेकिन जहाँ थोड़ी सी बैटिंग के लिए साजगार पिच होगी, वहां पर बॉलर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुआ यही है कि जिस तरह आज अबरार ने स्टार्ट किया है, पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट लेना मजाक नहीं है, तो इसी तरह इसका कैरियर आगे बढ़े। और आज जब उनसे थोड़ी देर पहले पूछा गया कि आपको पिंडी टेस्ट में उम्मीद थी, उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे उम्मीद थी कि मैं पिंडी टेस्ट खेलूंगा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि शायद अल्लाह ताला किसी में कोई मसलियत थी कि मुझे पिंडी टेस्ट नहीं मिला और मैंने आज वेजिस के बाद 7 आउट किया। आखिरी सवाल माजिद भट्टी साहब, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, आप तो पहले भी कवर कर चुके हैं, मैंने भी वो वीरेंद्र सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी कवर की थी। क्या तमाशाइयों को मुश्किलात हैं वहां तक पहुंचने में? क्योंकि लोग गिला कर रहे थे, हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट देख रहे थे कि सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तमाशाई आसानी से आ सकते हैं या मुश्किल है? देखिए, तमाशाई तो बेचारे बहुत दूर से उसके लिए ग्राउंड में आना काफी तकलीफदेह है, लेकिन जिनके पास फिगर्स हैं गाड़ियों पे या जो जिनको एक्सेस है ग्राउंड में अंदर आने की या करीब आने की, उनको भी एक काफी लंबी सिक्योरिटी ड्रिल से गुजरना पड़ता है, तो इसके शहर से दूर है। दूसरा ये कि अंदर आना काफी तकलीफदेह है। यही वजह है कि आज जुमे का दिन था, लेकिन बमुश्किल 2-3 हजार लोग आए थे। देखना है कि सैटरडे संडे को किस तरह आता है, तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए थोड़ी आसानियां पैदा करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आप मुल्तान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से मजीद बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिए। स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है शोएब मोहम्मद और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान से मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। शोएब, एक जुमले में बताएं, अब आप क्या समझते हैं, लीड पाकिस्तान को कितनी लेनी चाहिए ताकि इंग्लैंड को अंडर प्रेशर कर सके? अबाउट एनीथिंग अबव 60 वुड डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। 60-70 रन की, इफ नॉट मोर। अच्छा, शोएब से तो हमने बात की, लेकिन फुटबॉल का भी एक जुनून है लोगों में, फुटबॉल के बुखार में मुब्तला है लोग, और आज वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स खेले जा रहे हैं और जो पहला क्वार्टर फाइनल है वो ब्राजील और क्रोएशिया की टीमों के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा जो क्वार्टर फाइनल है अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स की टीमों के दरमियान रात 12 बजे खेला जाएगा। और कल भी दोनों क्वार्टर फाइनल्स हैं, कल पुर्तगाल का मुकाबला मराकश से और इंग्लैंड का मुकाबला फ्रांस से है। लेकिन ब्राजील की अगर हम बात करें तो कराची का इलाका लियारी, और लियारी में एक जोश जज्बा, बल्कि उनके नेमार के बहुत सारे दीवाने जो है वो लियारी में मौजूद हैं और पूरा लियारी जो है वो ब्राजील को सपोर्ट करता है। येलो कलर की जर्सी ब्राजील की, 5 मरतबा का फुटबॉल का आलमी चैंपियन ब्राजील जो काफी अरसे से वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो आज सबकी नजरें हैं कि ब्राजील जो है क्रोएशिया को हराता है। लेकिन आप ये जहन में बात रखिएगा कि क्रोएशिया की टीम जो है वो लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ 2018 में रूस में, वहां फाइनल में पहुंची जहां उसे फ्रांस ने शिकस्त दी। तो आज सबकी नजरें पहले क्वार्टर फाइनल ब्राजील का जो मैच है उस पर मरकूज है, उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा यकीनन हम कल भी इसके हवाले से आपको अपडेट्स देंगे और कल भी शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद होंगे, क्रिकेट के हवाले से इनसे बात करेंगे। यकीनी तौर पर क्रिकेट और फुटबॉल अब 2 खेल दुनिया के ऐसे हैं, क्रिकेट तो खैर पाकिस्तान में बहुत मकबूल है लेकिन फुटबॉल पूरी दुनिया में मकबूल है, तो फुटबॉल का आज देखते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें फुटबॉल पर होंगी। 211 ममालिक फुटबॉल खेलते हैं फीफा के रुकन में। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।